नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। लगातार एक के बाद एक पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है और इस एक्शन ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर रखा है। अगर बात की जाए कुछ दिनों की, तो कुछ दिनों में ही बड़े अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं और इन एनकाउंटर्स में कई बड़े अपराधी जिनके ऊपर 2.5 लाख तक का इनाम था, जिनके ऊपर 1 लाख तक का इनाम था, वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। तमाम ऐसे अपराधी हैं, अगर बात की जाए तो 10 दिन में ही करीब 10 बड़े अपराधी जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था, 1.5 लाख का इनाम था, 1 लाख का इनाम था, इनको यूपी पुलिस ने कहीं ना कहीं ढेर किया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती चली आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बड़े अपराधी हैं, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो कल देर रात एक अपराधी जिसने जो टैक्सी ड्राइवर जो कि उन्नाव का रहने वाला था, उसकी सीतापुर में हत्या कर दी थी। शाहजहांपुर के भी एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की थी, उसको कल पुलिस ने 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसका एनकाउंटर किया है। वहीं मेरठ में भी एक आरोपी को, एक अभियुक्त को, जो छोटी सी बच्ची 7 साल की बच्ची का रेप का आरोपी था, उसको भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। आज तड़के की बात जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें 2019 से पहले भी वो एक बच्चों से रेप के मामले में उसने रेप को अंजाम दिया था। उसके बाद स्कूटी चोरी के मामले में वो जेल भी गया था और जनवरी में 2025 में वो छूट करके आया था। उसके 5 दिन बाद ही उसने 7 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी करतूत की थी। और इतना ही नहीं, बल्कि 12 अक्टूबर को उस बच्ची के घर के बाहर आकर के 2 राउंड फायरिंग भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उस बदमाश को कहीं ना कहीं एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस लगातार अभियान चला रही है और चेकिंग के दरमियान ही इस तरीके के अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जब इन्हें रोकने का प्रयास करती है तो ये खुद पुलिस पर ही फायरिंग कर देते हैं। और लखनऊ में देखने को मिला किस तरीके से उस पुलिस के ऊपर जो जैकेट होती है पुलिस की, बुलेट प्रूफ जैकेट, बदमाशों की गोली उनके जैकेट पे भी लगी है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले को कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई से कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसलों में जरूर थोड़ा सा डर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अपराध पर नियंत्रण करने के लिए यूपी पुलिस लगातार ऐसे इनामिया अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे, हम इस समय बैडगंज के सदर बाजार में खड़े हैं और इसी रोड के आगे राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल जी का आवास है और उनके पुत्र जो हैं यहाँ के आबकारी मंत्री हैं और हरदोई जनपद की जो शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हैं और उप मुख्यमंत्री भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे, यहाँ जो सदर बाजार की जो सड़कें हैं वो भी एक दयनीय दशा में है। यहाँ पर इतने गड्ढे बने हुए हैं जिससे चलना दूभर हो गया है। और जिस रोड पे हम खड़े हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर दिखलाई थी बिलाराम चुंगी पर, वहां पर एक जो बरगद का पेड़ था वो एक मकान में गिर गया, इससे मकान पूरा डैमेज हो गया था। ये तो गनीमत है किसी कोई हादसा नहीं हुआ था। और वहाँ जो पेड़ था उसकी एप्लीकेशन भी जिलाधिकारी को दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। आज वही कंडीशन यहाँ इस बैठगंज में भी है। हमारे साथ इस समय सभासद पति वार्ड मेंबर जो हमारे पास में खड़े हैं, उनसे हम जानना चाहें क्या समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सैनी है जी, मैं वार्ड का निवासी हूँ। मेरे वार्ड से सभासद हैं। ये 200 साल पुराना वृक्ष है पीपल का और अंदर से खोखला हो चुका है। इसकी जड़ में कम से कम 25 से 30 मकान है। एक ना जी, मैं आपको ना वो पेड़ दिखलाना चाहेंगे ना, वो लोकेशन देखिए, ये पेड़ की लोकेशन है। ये सभी के छत के ऊपर देखिए डाले निकली हुई हैं और मकान भी डैमेज हो रहे इससे हैं। और इसको हटवाने को लेकर यहाँ पर चैनल के माध्यम से मांग की जा रही है कि इस पेड़ को हटवाया जाए। जी, आप जी आप बताएं। समस्या बड़ी है, किसी दिन बड़ी दुर्घटना को हो सकती है। पिछले माह नवंबर में एक व्यक्ति जाल उसके ऊपर सिर के ऊपर आके गिरी, वो तत्काल ही खत्म हो गया। इस तरीके से और भी लोग डरे हुए हैं। किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस समस्या से निदान कराना चाहिए। और यहाँ की जो सड़कें आप बता रहे हैं क्या है, क्या है प्रदर्शन?
हमारी बाजार की सड़क जो मेन सड़क है रामदास चौराहे से और पूरी बाजार को जोड़ती है, 125 मीटर की सड़क है, वो करीब 5-7 साल से इतनी गड्ढा मुक्त हो गई है कि उसमें निकलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, और महिलाओं बच्चों को चोट बराबर लगती रहती है। इसके ऊपर प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस पर कम से कम दिन में 10 से 5 हजार आदमी रोज निकलना होता है। पूरी शहर की मुख्य सब्जी मंडी इसी रोड पे ही लगती है। तो अगर यहाँ पर जो है समस्याएं काफी गहनता से, लेकिन अधिकारी जो हैं सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठे वो क्या करते हैं, उनको ऑफिस के बाहर निकलने का समय नहीं मिलता है, क्या वजह है। लेकिन उनको फील्ड पर आकर देखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको वाहवाही चाहिए, कि उनको वाहवाही मिलनी चाहिए, मक्खनबाजी का होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रोड है उन रोड को उनको दिलाई दे रही है। हरदोई जनपद की लगभग 99% सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, और गड्ढा जो है युक्त है, जिसको अभी तक नहीं बनाया गया है। और यहाँ जो यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के जो जनपद वासी हैं, उसी पर निकल रहे हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हादसा कभी न कभी हो सकता है, और होते रहते हैं ये सब। अब बिल्कुल आदर्श देखिए, अधिकारी जी इंतजार करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में भी था कि एक पेड़ केसरबाग इलाके में गिर जाता है। एक बहुत पुराना पुराना वृक्ष होता है जो कि गिर जाता है, और जिसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं, और कहीं न कहीं घटना के बाद डिप्टी सीएम भी वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेयर कहती है कि वो इस पेड़ को हटवाया जाएगा, और तमाम जो वहाँ के लोग निवासी थे उसको लेकर के कई बार उन्होंने शिकायत की थी, इसको छँटवाने की बात की जा रही थी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं ना कि अधिकारी इंतज़ार करते हैं किसी घटना का, अनहोनी का, और जब वो घटना घट जाती है, अनहोनी हो जाती है, जब कुछ लोग उसमें मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से, तब इन अधिकारियों की नींद जागती है। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। ये राजधानी लखनऊ की 1 माह के भीतर की घटना है, जहाँ पर इस तरीके का हादसा हुआ। बारिश में किसी भी जब बारिश तो कई लोग के नीचे आ जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे जो लोगों की शिकायतें नहीं सुनते हैं, इंतज़ार करते हैं, वक़्त रहते कार्रवाई नहीं करते, सॉल्यूशन नहीं निकालते, इस वजह से एक बड़ा हादसा हो जाता है। और जब हादसा होता है तो इसके लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, और जाँच बैठा दी जाती है। क्या इस जाँच से वो व्यक्ति वापस आ जाएगा जिसकी जाँच, क्या उस जाँच से कोई गंभीर रूप से घायल ठीक जो भी डैमेज हुआ, क्या फिर जिसका घर क्षतिग्रस्त हो जाएगा? क्या इस जाँच से उसका घर बन जाएगा? सबसे बड़ी पता नहीं क्या होगा, लोगों पर ज़िम्मेदारी वो क्यों नहीं फेंकते हैं, क्यों नहीं फेंकते हैं? सबसे बड़ी बात है, आखिरकार इतनी गुहार वहाँ की जनता निवासी कर रहे हैं, अब अगर जी यहाँ एक आखिरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जी एक ये हम बताना एक ये और हम बताना चाहेंगे, यहाँ की जो पब्लिक की बात तो खैर सुनने तो दूर की बात, जब सभासद की जो पति की बात नहीं सुनी जा रही है, तो यहाँ पब्लिक की क्या सुनवाई होती होगी, ये तो खैर सोचने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ जो जिलाधिकारी है उनको यहाँ पर सोचना चाहिए कि अभी कुछ दिन यहाँ कुछ 2-3 महीने लगभग हुए थे, हमारे सामने का मैटर था। इसी पेड़ से एक डाल नीचे गिरी थी, इसे यहीं पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मी आए, उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, पोस्टमार्टम का पल्ला झाड़ के निकल लिए। लेकिन उस घर की जिस घर का वो व्यक्ति था, उसकी तो सब बिगड़ गई, लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और जब तक ये पेड़ जो है, जब तक किसी की जान नहीं लेगा, तब तक ये पेड़ भी नहीं हटाया जाएगा। ये अधिकार सोचना चाहिए, यहाँ पर जो पेड़ है इसको सुरक्षित हटवाएं, और यहाँ पर जो बासिंदे हैं वो भी सुरक्षित रहें। जी अखन। अब बिल्कुल सबसे बड़ी है जिनका सिक्का चलता है सरकार में, वो अगर अपने इलाकों की ऊपर कोई कार्रवाई करती है, तो फिलहाल भगवान भरोसे वहाँ की व्यवस्था किस तरीके की कार्रवाई होगी, देखने वाली बात है। किस तरीके से अधिकारी जो भी लोग करते चले जाएंगे और अनहोनी का इंतजार करते रहेंगे, तो कोई ना कोई एक बड़ी घटना घटेगी, और जिसमें कोई कोई एक ऐसा हादसा होगा जिसमें ना सिर्फ जिंदगियां जाएंगी, मकान भी तमीदोज हो सकता है। अगर ये खबर देख रहे हो अधिकारी, तो उन लोगों से गुजारिश है, कम से कम लोगों की भावनाओं की, लोगों की जिंदगी की कद्र करिए, किसी घटना का इंतजार मत कीजिए। और जानकारी के लिए आपका, अगर हो सके तो जिम्मेदार अधिकारी उससे जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो खबर है उसकी एक तस्वीर है। पहले मैं आपको एक विजुअल है, पहले मैं चाहूंगा कि विजुअल आप देखें, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों बार बार रायबरेली में
स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और क्या ऐसे जिम्मेदार जो लोग हैं वो ही इनकी जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं, और बार बार आए दिन रायबरेली में ऐसी तस्वीर वायरल होती रहती है। हमारे पास एक तस्वीर है, हम चाहेंगे वो तस्वीर आप देखें प्लीज। दादी 500 दे दो, 300 तो हमारी दादी के होगी, ठीक। और तुम्हारा तो जन्म प्रमाण हुआ, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा, 1400 रुपया नहीं निकलवाएगा पर, तो फिर तो देख लो। और टाके भी लगाए हमने, नहीं धागा में हम 350 का बाहर से मंगवाते तुमसे। तो आप लोग कहते हैं बताओ मैडम, हम भाई हम क्या करें, हमका क्या पता है कि नहीं। 500 रुपये ऐसे तो तुम उठा लियो, कोनो जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारे पास कहाँ है, कितने हैं? हाँ? बेटा बाबा दादी खुश से दिया के हाँ मैडम 100 रुपया बचा है, 900 है, ठीक। तो भैया देखो, ये तो हम लेंगे नहीं, ये तो हम इन्हीं का हो गया, ठीक है। बाकी तुम्हारा 200 रुपया हुआ जमा हो जाएगा। हाँ। क्या मिला हमको? 100 रुपया बचा तो ले लो का बताइए। तो बाबा ऐसे काम ना करो, क्योंकि दवा पानी हम सब आपका दे दिया। हम गाड़ी में नहीं कहा दादी मत उठाओ तो मम्मा, ये बता दी 100 रुपया और ला, 200 तो तुम्हारा वही दे देंगे। दवाई हम तुम्हारी दे दिए, कहा खुद ही नाजायज वाला बात। अखंड, ये पूरा मामला अगर बात करें तो ग्राम सभा भौ एक लगता है यहाँ पे रायबरेली में, हाँ। और ये भौ में एनएम सेंटर बनाया गया है। ये एनएम सेंटर की तस्वीर थी, और जो बुजुर्ग महिला पैसे दे रही है उसकी हालात आप देख रहे हैं। मतलब शायद 100 रुपए बच रहा था, और उसने कहा कि मैडम 100 रुपए बच रहा है। जो लड़का वीडियो बना रहा था उसने कहा मैडम 100 रुपए बच रहा है, ये तो छोड़ दीजिए। और मैडम का कहना है, एनएम सेंटर पे जो मैडम है तैनात, उनका कहना है कि 200 रुपए तो वहां जमा हो जाएगा, आपको इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है क्या, इसके बाद आपको फला काम नहीं करवाना है। मतलब ऐसी धमकियां भी दे रही हैं। और 1400 रुपए की ये रिश्वत है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1400 रुपए की रिश्वत है। और लड़का होने पर, मतलब जो धागा ऑपरेट करते हैं, जो जब सिलाई होती है ऑपरेट के बाद, वो धागा तक बाहर से मंगवाया, मतलब अस्पताल से अगर दे दिया तो कह रहे हैं कि 350 रुपए का अगर धागा भी हम आपसे बाहर से मंगवाते तब आप सही रहते। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। और उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें अधीक्षक का भी हिस्सा है, 1400 में जो सेंटर है वहां के अधीक्षक का भी हिस्सा है। हमको क्या मिल रहा है इसमें? ये सीधे सीधे तस्वीर और वीडियो में, आवाज में सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और इस तरीके का भ्रष्टाचार एक छोटे से एनएम सेंटर में किया जा रहा है। गरीबों का खून चूसा, मतलब जो महिला पैसा दे रही है, आप उसको देख सकते हैं तस्वीर में, उसकी हालत क्या लग रही है। एक भीख मांगने वाली महिला से भी बदतर उसकी हालत है। लेकिन जो बैठे, बिल्कुल ऐसा ही। अखंड, आपकी आवाज इको हो रही है, आपकी आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। जो भी लोग हैं वो म्यूट कर लें कम से कम, क्योंकि दूसरे की आवाज नहीं आ पा रही। आप लोग सब लोग म्यूट आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल। एक ऐसा ही मामला नहीं आ पाई, आज आपने उस सच्चाई दिखाई है उस सेंटर जहां पर पाते हैं। सीतापुर में कुछ ऐसा ही वाकया आया जहां पर एक बच्चे के होने पर वहां पर अधिकारी 2,500 रुपए की डिमांड की थी। सबसे बड़ी बात जाती है, जो किया जाता है के पर पैसा नहीं होता, तो रुपए किस करते हैं वो तस्वीर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से गरीबों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसका यूज किया जा रहा है, किस तरीके से उनसे धन की जाती है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और सबसे बड़ी बात है, तमाम
जो स्वास्थ्य व्यवस्था लेने के लिए जो जानते हैं कि हमारा एक भी रुपया नहीं लगेगा, वहां पर ये तस्वीरें किस तरीके की सच्चाई पेश कर रही हैं कि किस तरीके से गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। इंद्रवीर ने जो तस्वीरें दिखाई है ना, ये पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों की है। ये तस्वीर आ गई है बाहर, कई जगहों पर तस्वीरें आती हैं, जैसा कि मैं आपको सीतापुर के बारे में बता रहा था, कई ऐसी जगहों से तस्वीरें आती हैं। इंद्रवीर, क्या इस तस्वीर के आने के बाद, इस वीडियो के आने के बाद, क्या स्वास्थ्य महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं, इन अधिकारी के ऊपर भी आरोप का भी कुछ हिस्सा इसमें है? धागा जो उपलब्ध कराती है उन सेंटरों पर, उसको भी बाहर से मंगाने की बात की जा रही है। तो कोई नई बात नहीं है कि अस्पताल में दवाई होती है, उसके बावजूद भी बाहर से मंगवाई जाती है, तमाम डॉक्टर्स लिखते हैं वहां पर। तो क्या इसके वीडियो के आने के बाद अधीक्षक साहब ने इस पर कोई कार्रवाई की है या अभी इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? देखिए अभी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो रात से पहले तो एक फोटो आती है IBC 24 के पास, फिर उसके बाद कंफर्मेशन नहीं आता है। तो ये खबर कहीं ना कहीं रात से ही चल रही है, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले IBC 24 के पास है और अभी तक ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं से डला था, लेकिन उस पर ज्यादा व्यूज ना गए। इस वजह से ये IBC 24 के पास जब खबर आई तो IBC 24 ने जब तक कंफर्मेशन नहीं लिया कि जब तक उसके पास वीडियो, तो IBC 24 के पास अभी जस्ट विद इन 15 मिनट फ्यू गो ये वीडियो हमारे पास आया है। अब ये ब्रेक सबसे पहले खबर IBC 24 ने करी है। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचेगा जब ये खबर जाएगी उन तक। अब सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक करी और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल जैसे ही खबरें चलेंगी, अब कहीं ना कहीं उनके जहन में, और उनको ये भी नहीं पता था कि ये खबर है या नहीं, वीडियो बना था नहीं। अब लेकिन जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई है एक गरीब आदमी से, जिस तरीके की 1400 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है खंड, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। और ऐसी घटनाओं में जो महिला एनएम सेंटर या जैसे आपने कहा कि सीतापुर से आई, ऐसे तमाम सारी वीडियो आते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये भयावह तस्वीर है कि ऐसे बुजुर्ग महिला जो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही, उससे आप ऐसे खुलेआम पैसे मांगते नजर आ रहे हैं। और उसमें ये भी कह रहे इसमें अधीक्षक का पैसा जाएगा, 200 यहाँ जमा होगा, हमने धागा अंदर से दे दिया तो एहसान कर दिया। अरे वो सरकार आपको मुहैया करा रही है, आपने एहसान कर दिया, धागा दे दिया तो अंदर से, आपने दवाई अंदर से दे दी तो एहसान कर दिया किसी के ऊपर। ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक बार फिर मैं कहूंगा कि चाबुक चलना चाहिए, और चलेगा भी और चलता भी है। जब CMO यहाँ के नवीन चंद्रा है, उनसे जब बात होगी अभी टॉपिक पे या ये खबरें जब जाएगी उन तक, तो कहीं ना कहीं वो जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा जब जैसे आपने कहा कि अधीक्षक से बात, तो इसमें अधीक्षक का भी नाम लिया जा रहा है कि अधीक्षक को दिया जाएगा, इस 1400 में अधीक्षक को भी दिया जाएगा। और इनका सेंटर, हमको क्या बच रहा है? जो बैठी है मैडम वो कह रही हमको क्या मिल रहा है इसमें, कुछ नहीं। मतलब ऊपर 1400 हो या 14 रुपए हो या 14,000 हो या 14 लाख हो, मतलब नीचे से लेकर शुरुआत ऊपर तक जाता है पैसा, ये वीडियो दर्शा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये चूंकि जब बात होगी अधिकारियों से, तो अधिकारी सीधे सीधे कहते नजर आएंगे कि हम जांच कराएंगे, और जांच के बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है ये हम आप अच्छे से वाकिफ है। कार्रवाई उन पे होती है जो प्रदेश लेवल पे जाता है मामला, ये आप भी जानते हैं। लेकिन IBC 24 मैं फिर कहूंगा कि चुप नहीं बैठेगा और लगातार ऐसी खबरों से मैं अक्सर अपनी खबरों का असर नहीं दिखाता हूं, ये मेरी फितरत है। ये IBC 24 का एक कि हम करते हैं तो हम ये नहीं बताते कि हमने करा, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आपके साथ ही एक हॉस्पिटल में भी जल्दी में ही 2 अस्पतालों में जाके किया था, वो अस्पताल बंद है, सील कर दिए गए अखंड। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं और अपनी श्रोताओं के लिए बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं, दोनों अस्पताल को सील कर दिया गया है। एक अस्पताल में तो अभी जांच चल रही है, दूसरे अस्पताल में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है और गिरफ्तारी की जा रही है, अभी तक लोग फरार चल रहे हैं। तो ये IBC 24 है। IBC 24 जब तक चुप नहीं बैठेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी। और हम फिर कहते हैं, हम डंके की चोट पर पत्रकारिता करते हैं, हम किसी से डर के पत्रकारिता या डरने वाली पत्रकारिता न करे हैं और न करेंगे और न कभी होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम जनता के लिए यहाँ पे खड़े हैं और जनता के लिए आगे भी खड़े रहेंगे। जी अखंड। बिल्कुल, गरीब, लाचार, बेबस लोगों से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के लिए लगातार IBC जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, लगातार एक के बाद उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए IBC पर लगातार वो खबरें दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको प्रभावित करती है। 1400, 1500, 2000 की वैल्यू नहीं रखती होती, लेकिन इस जगह पर जाते हैं, उन्हें उनका महत्व पता है। किस तरीके से 10-10, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके अपनी गाड़ी कमाई जमा पूंजी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, इतनी
बदतमीजी के साथ और कितनी ही कहते हैं ना कि अड़ियल रवैये के साथ पेश आ रहा है, जो उसको सोचना चाहिए। यहाँ पर आता मजबूर आते हैं, लाचार आते हैं, गरीब आते हैं, अगर उनसे इस तरीके की धन उगाही करेंगे और इस तरीके से अधीक्षक का नाम लेंगे, तो कहीं न कहीं लोगों पर क्या असर पड़ेगा, अपने पास बैठने में क्या असर पड़ेगा। सरकार तमाम सुविधाएँ मुहैया कराती हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं उस पर रीतो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। अजय हमारे साथ हुए, अजय कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, मैं अखंड जी आज बता देना चाहता हूं। आज खनन विभाग जैसे खनन अधिकारी हो गए और आरटीओ, इन लोगों की लापरवाही के चलते आज एक बहुत बड़ा हादसा भी होने से टला है और घंटों रेलवे बाधित रहा है। आपको बता दूं, रेलवे ट्रैक पर एक रेते से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली जो है, वो उसका एक्सल टूट गया और वो ट्रैक पर ही रुक गया है। लगभग घंटों तक ये समझ लीजिए फाटक को बंद करके रखना पड़ा और जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे या ऑफिस जाने वाले लोग थे, टोटल आपको बता दूं 1 घंटे से ऊपर वो जाम लगा रहा, भारी जाम हुआ। और पहले तो फाटक ही बंद नहीं हुआ था क्योंकि इतना जाम हो गया था कि फाटक बंद नहीं हो रहा था। रेल और ट्रेन मेमो जो होती है वो भी आ गई थी, एक पैसेंजर ट्रेन है वो भी आ गई थी और उस ट्रेन को रोका गया। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ट्रैक के पास आकर ट्रेन रुकी है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, परंतु रेलवे विभाग ने थोड़ा सा बस होशियारी दिखाई और पहले ही उस ट्रेन को रोक दिया। परंतु ये सबसे बड़ी बात यही है कि ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली हो या ट्रक हो, इस पर कोई भी कार्रवाई आरटीओ विभाग नहीं कर रहा है। और खनन विभाग अगर इस तरह का कोई भी अवैध खनन चल रहा है, रेता आ रहा है, बालू कहीं से कुछ गिट्टी बालू वगैरह आ रहे हैं, तो अगर कलेशर से आ रहे हैं तो ओवरलोड ना आए, और अगर कहीं खनन हो रहा है तो उसका ध्यान कौन देगा, आखिर कौन जिम्मेदार होगा उसका। और खनन अधिकारी इस मामले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज सुबह सुबह ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। ये नेशनल खबर है जो कि आईबीसी 24 के पास ही सबसे पहले इसका वीडियो आया है और किसी भी चैनल के पास इसका वीडियो नहीं आया, क्योंकि आईबीसी 24 के रिपोर्टर लगातार, अभी मेरे साथी बता रहे थे कि गरीबों की और सबकी आवाज उठाते हैं। इसी तरह से हमने भी पूरा प्रयास ये किया है कि आईबीसी 24 के पास सबसे पहले विजुअल हो और आईबीसी 24 इस मामले को उठाए। अखंड आपको बता दूं कि अगर इस तरह से ही ओवरलोड वाहन चलते रहे तो आज तो ट्रेन बाधित हुई है 1 घंटे तक, अभी फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि जीआरपीएफ आरपीएफ पुलिस ने उसे पकड़ा है। बहुत देर बाद आई आरपीएफ पुलिस, क्योंकि जब तक मामला शांत हो चुका था उसको हटाया गया, उसके बाद आरपीएफ पुलिस आई, जब देखा कि मीडिया वहां पहुंच गई है और मीडिया पहुंचने के बाद वीडियोग्राफी करने लगी है, उसके बाद आरपीएफ आती है। परंतु सबसे बड़ी बात यही है कि खनन विभाग और आरटीओ को इस पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर नहीं देंगे तो आज तो घंटों जाम लगा था, ट्रेन बाधित हुई, कल को कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अखंड, आपने आज एक बात बोली कि आरटीओ को या खनन विभाग को जिस ओर ध्यान देना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए, वो देते हैं। वो जिधर उनको ध्यान देना होता है वो बिल्कुल देते हैं और उनका ध्यान उससे अलग कहीं भटकता भी नहीं है कि उस तरफ से हट जाए। वो उसी तरफ ध्यान देते हैं जहां पर जरूरत है और उनको लगता है जिधर ध्यान दे रहे हैं, जहां ध्यान देते हैं ना, उसी का एक ये कहते हैं ना कि उसी का रिजल्ट है जो गाड़ी आकर के यहाँ फंस गई। जिधर ध्यान देना चाहिए वो पूरा ध्यान देते हैं, बस अंतर ये कि इसको रोकने में ध्यान देना चाहिए, वो रोकने में ध्यान नहीं देते, किस तरीके से चलवाना है उस ओर ध्यान देते हैं। शायद यही कारण है कि तमाम चीजें, इस तरीके की अवैध गतिविधियां, लगातार अवैध खनन से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई के मामले में शून्य होती। फिर भी सबसे जरूरत की बात अगर कहेंगे अजय, तो यहाँ पर एक लापरवाही है और इस तरीके से घंटों बाधित रही ना। फिर रेल यातायात की बात की जाए, तमाम लोगों को इतनी असुविधा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से रेलवे फाटक को क्रॉस करते वक्त जो अवैध ट्रैक्टर ट्राली हो, ट्रक हो या फिर कोई भी वाहन हो, इस तरीके से गुजरते हैं, इसको लेकर के जब वहां पर लोग होते हैं तो उनसे मारा पीटी झगड़ा करने लगते हैं जो उसको रोकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी आंखें मूंदे हुए क्यों हैं, बंद किए हुए क्यों हैं, क्यों आंखें बंद करके काम कर रहे हैं। इधर ध्यान ना देते हुए दूसरी तरफ ध्यान है उनका। कितना कलेक्शन करना है भैया, सरकार के लिए अगर कलेक्शन करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी बयान आया इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर, या फिर गिरफ्तारी करके जांच पर लिपापोती की जाएगी या छोटी मोटी घटना दिखाकर इसको रफा दफा कर दिया जाए? देखिए अखंड जी, मैंने उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया था पर उन्होंने यही बात कही अभी कि जांच चल रही है, मामले की जांच चल रही है। और जो रेलवे कर्मचारी है, मैंने मौके पर सबसे पहले मैंने यही काम किया
कि पहले मैंने रेलवे कर्मचारी जो वहां फाटक पर रहता है, मैंने उसका बाइट करने का प्रयास किया, पर बाइट नहीं दे रहा था। पर बहुत मैंने कोशिश किया तो बाइट मिली। उसने ये बताया कि आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही है, और जो कि आप बहुत बड़ी बात है आधे घंटे ट्रेन रुकना, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारी ट्रेनें होंगी, वो भी बाधित हुई होंगी, जाहिर सी बात है। और यात्रियों को इतनी परेशानी हुई, और ट्रैक पर वो लगातार खड़ा ही रहा ट्रैक्टर ट्राली। उसके बाद आपको बता दूं, हाइड्रा आता है, उसे हटाता है, हटाने के बाद तब वहां से ट्रैफिक हटता है। ट्रैफिक लगभग आधा घंटा तो ट्रैफिक इतना जाम हो गया था कि ट्रैफिक हटा, उसके बाद ट्रेन बिल्कुल, चली अब है। तो ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं दिक्कत तो क्रिएट कर ही रहा होगा। जब इस तरीके की गतिविधि हो जाए, यहाँ पर आधे घंटे तक एक ट्रेन हो, तो उसके पीछे बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी ट्रेनें आधे घंटे लेट होकर चली गई उस रूट की। तो कहीं ना कहीं इस पर, इस तरीके के मसलों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, सतर्कता जरूर होनी चाहिए। और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये गनीमत है, लेकिन इससे भी कोई सीख लेते हुए जो तमाम रेलवे के भी कर्मचारियों को सीख लेनी चाहिए, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है सामने आना चाहिए, और ऐसी चीजों को रोकने से या रोकने पर जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। आकाश, कौन सी बड़ी खबर? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के थाना बिशनपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान सेंट्रो गाड़ी से भाग रहे 2 अंतर जनपदीय बदमाशों की पुलिस ने फायरिंग कर गिरफ्तार किया है। दोनों अंतर जनपदीय बदमाश थे। पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया था। इस पर एडिशनल एसपी ने के निर्देश पर उन लोगों को पैर में गोली मारी गई है। जो इनके ऊपर एक अशरफ और एक असलम है, जो इन लोगों पर एक पे 13 मुकदमे दर्ज है, एक पे 11 मुकदमे दर्ज है, और ये लोग बदायूं के रहने वाले हैं। और सेंट्रो कार भी जब्त कर ली है। बाकी इनका उपचार किया जा रहा है। ये जो अंतर जनपदीय गिरोह के जो सरगना बताए जा रहे हैं, क्या इनके ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज है, किस कामों में लिप्त है, हत्या, लूट, डकैती, किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही? क्योंकि यूपी पुलिस लगातार इस तरीके के अभियान में चला रही है, और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और चेकिंग के दरमियान इस तरीके के अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस का गोली का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब पुलिस इनको रोकती है तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आकाश, इस पूरे मामले में कौन से गिरोह के सरगना है, किस तरीके के काम करते थे, लूट की, हत्या, डकैती, किस तरीके के कामों को अंजाम देते थे ये गिरोह, जो दोनों के दोनों पकड़े गए? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र में इन्होंने कुछ दिन पहले लूट की घटना को अंजाम दिया था, और कई हत्याएं के भी मामले दर्ज हैं, और छिनौती भी इन पर दर्ज है। पीलीभीत में भी कई थाने हैं जिस पर इन पर मुकदमा दर्ज है, और बाकी अन्य बदायूं में भी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने दी है कि वहां पर भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल आकाश, क्योंकि लगातार एक जिले से ज्यादा कई जिलों में जिन अपराधियों का खौफ है, उनके वो पुलिस के रडार पर हैं, और लगातार उनको लेकर के पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, और उनके खिलाफ सर्च अभियान चलाए भी जा रहे हैं, और उनको पकड़ने के लिए जो भी जरूरत कदम है वो यूपी पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और यही इसका नतीजा है कि करीब 10 दिनों के भीतर ही 10 बड़े अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। और हाफ एनकाउंटर में कई अपराधियों के हाथ में गोली लगी है, चाहे वो गैंगरेप के आरोपी हो, लूट के आरोपी हो, डकैती के, हत्या के आरोपी हो, कोई भी आरोपी इस वक्त यूपी पुलिस की नजर से नहीं जा पा रहा, और जितने भी बड़े अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के रडार पर बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। IBC 24 ने इसको रात ही में खबर को फ्लैश कर भेजा था, और विजुअल भी भेजे थे अखंड जी, और ये खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने की, जैसे कि कई जिलों में कल रात में एनकाउंटर हुए थे। जानकारी आई थी कि पीलीभीत में और एक कल रात में भी कई एक जिले में एनकाउंटर हुआ है। तो यूपी पुलिस है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, लगातार जो ये इस तरीके से के बदमाश हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उन पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं सभी जिले के एसपी को, कि अगर आपके जिले में कहीं भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस पर तत्काल संज्ञान लें और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। अखंड जी, बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे जो भी बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस किसी भी प्रकार की कोई भी छूट या रियायत देती हुए नजर नहीं आई। अब देखने की बात होगी कि क्या अपराधियों के जो हौसले हैं उसमें कितनी कमी आती है, क्योंकि अपराधी तो अपराध लगातार इस तरीके के अपराधों को अंजाम देते हैं, लेकिन इनको इनके ठिकाने तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक हमारे साथ भदोही से। अभिषेक, जिस तरीके से कारपेट एक्सपो भदोही में लगा था, और कहीं ना कहीं सीएम योगी ने खुद आकर के इसका उद्घाटन किया, क्या रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी अखंड, जिस तरीके से कारपेट एक्सपो मार्ट के फेयर में पहले दिन ही उद्घाटन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिरकत हुआ, और उन्होंने
जो भी कालीन निर्यातक से उनसे संवाद भी किया। संवाद में कहीं न कहीं जानकारी वो यह लेकर के गई कि जो कालीन उद्योग है भदोही का, वह कालीन उद्योग एक बड़ा उद्योग है और उस उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है और लगातार प्रशस्त है कि इस कालीन उद्योग को पिछली सरकारों में लगातार जो है कि दबाया जाता था, उसको उठने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार आते ही उस पर विशेष जो है कि नज़र और विशेष पहल की जा रही है और लगातार निर्यातकों से संवाद की जा रही है। इस पर कहीं न कहीं आने वाले समय में बुनकरों के लिए एक विशेष तोहफ़ा भी दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ भदोही के लिए उन्होंने फिर से अपनी बात कही कि भदोही में जो 23 जून को मेरा दौरा हुआ तो उसमें मैंने भदोही को जो है कि एक विश्वविद्यालय देने की बात कही थी और मेडिकल कॉलेज भी देने की बात कही। उस विश्वविद्यालय पर उन्होंने मुखर होकर के यह बात कही कि जल्द ही भदोही को एक नया विश्वविद्यालय जो है कि समर्पित होगा और उसमें कहीं न कहीं कालीन से जुड़े शिक्षा का भी एक पहल की जाएगी और उसमें एक नई रूपरेखा देखने को मिलेगी और उसके साथ-साथ एक भदोही की बड़ी खबर कालीन जो है से ही जुड़ा हुआ निकल कर के आ रहा है। समाजवादी पार्टी की विधायक जो भदोही से विधायक हैं, उनका ये कहना है कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से वार्ता किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए सूचना विभाग पर उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से भदोही विधानसभा क्षेत्र में कालीन एक्सपो मार्ट का आयोजन रखा गया उसमें जाहिद बेग को निमंत्रित नहीं किया गया एवं जो भी सरकार सूचना विभाग द्वारा सरकार के समस्त जो है कि जो पोस्टर लगाई गई थी, जो विज्ञापन दिया गया था, उसमें भी उनको जो है कि जगह नहीं दी गई। तो यह कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से अगर बात की जाए कारपेट एक्सपो मार्ट के निर्माण की, तो कारपेट एक्सपो मार्ट के निर्माण में जाहिद जमाल बेग का एक अहम योगदान रहा। 2012 से 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तब वो जाहिद बेग के बदौलत ही भदोही में कालीन एक्सपो मार्ट का जो है कि शुरुआत हुई और उन्होंने ही नींव रखा और जिस तरीके से नींव रखने के बाद इस तरीके से अनदेखा किया जाए एक विधायक का, जो इस विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, ना ही किसी एक व्यक्ति विशेष का होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में एक होता है, चाहे वह किसी भी सत्ताधारी पार्टी का हो, किसी भी संघ जो है कि पार्टी का हो, तो किसी भी दल का विधायक हो, अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में बैठता है तो सारी विधायकों की ही बात रखता है और विधायकों पर ही आधारित मुख्यमंत्री का पूरा जो है कार्यक्रम होता है। लेकिन जिस तरीके से अनदेखा किया गया भदोही में, यह एक बड़ी खबर रही भदोही जनपद के लिए। उसके साथ-साथ एक बड़ी खबर और बताऊं मैं, कल जो है कि एक और बड़ी खबर सुन करके आई कि एक दलित बस्ती में जो मुसहर बस्ती होती है, मुसहर बस्ती में कुछ दबंगों द्वारा उनके घर को जला दिया गया है। अभी आईबीसी 24 दिखाएगा, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भदोही में दौरा होता है और दूसरी तरफ दलितों पर जो है कि शोषण का आरोप लगता है, उनके पूरे घर को जला दिया जाता है, उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको राख में तब्दील कर दिया जाता है। जी अखंड। क्या निकल करके सामने आया कि किस तरीके से कौन है वो दबंग, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके से एक बस्ती को ही आग में लगाने का काम किया? देखिए यहाँ पर एक बात है, इस जगह पर हमें अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसको लेनी पड़ेगी। समाज में जो एक टाइटल आता है कि दलित है, पिछड़ा है और सवर्ण है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले सभी लोग इंसान हैं और इंसानियत को कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली पूरी की पूरी खबर है। उस बस्ती में कई लोग भी हो सकते हैं जो किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हैं और हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले इंसान है, फिर वो किसी जाति से ताल्लुक रखता है। लेकिन वो भी ये दबंग थे जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, कहीं ना कहीं एक ओपन चैलेंज है। तो क्या उनकी कार्रवाई की गई है? क्या उन लोगों को पकड़ा गया? उनके बारे में कोई देखिए, जानकारी अगर हम मिली? जानकारी दें तो अभी जो जानकारी छन करके सामने आई है वह चौरी थाना अंतर्गत चौरी चक भूदर ग्राम सभा के अंतर्गत जो मुसहर बस्ती है, उस बस्ती में जो रहने वाले जो है कि मुसहर थे, उनके घरों में रात में जो है कि आग लगा दिया गया और सुबह जब जानकारी मिली तो जो है कि लोग जब चक्का हो गए कि ये आखिरकार हुआ कैसे। लेकिन अभी जानकारी जो मुझे मिल रही है, अभी वहां के कुछ ग्रामीण ने आईबीसी 24 से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो है कि चौरी बुझर जो चौरी थाना अंतर्गत क्षेत्र आता है, यहाँ कुछ दलितों के घर को जो है कि आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें कि कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल जो रहन सहन की व्यवस्था, जिसे गैस सिलेंडर और भी जो उनके जो है कि आमतौर पर
जीवन में आने वाले सामान होते हैं, जो है कि रहन सहन में सामान उपयोग होने वाले होते हैं, जैसे कि राशन हो गए, कपड़े हो गए, घर के बिस्तर हो गए, तो इन सब जो है ये सब जो है कि बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी हम जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर पहुंचेंगे और IBC 24 पूरा स्पष्टता से दिखाएगा कि आखिरकार इस पर जो है कि प्रशासन की क्या पहल रही है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। जी अखंड। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किसी गरीब का, किसी मजबूर लाचार के आशियाना को मिटाने का काम किया है, जिसे जलाने का काम किया है। ऐसे अपराधियों को कहीं पर भी हो, जैसे यूपी पुलिस अपराधियों को ढूंढ करके उनके मुकाम तक पहुंचा रही है, वैसे इन अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन है। ये इंसानियत के दुश्मन है, वो दुश्मन है जो गरीबों की बस्तियों पर आग लगाने का काम करते हैं और उस पर ही हाथ सेकने का काम करते हैं। तो कम से कम ऐसे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहीं भी छिपे हों, जिस बिल में छिपे हों, उनको यूपी पुलिस को वहां से खोज कर लाना चाहिए और उनका अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इससे कम से कम उन तमाम लोगों के जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ ये एक्शन चल रहा है, उनके मन में भी डर हो कि अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो यूपी पुलिस हमारे खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, मीट कारोबारियों के ऊपर इस वक्त बड़ी रेड चल रही है और IT के अधिकारी हो, ED के अधिकारी हो या फिर GST डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं संभल, बरेली और हापुड़ में इन मीट कारोबारियों के निशानों पर, ठिकानों पर कहीं ना कहीं छापेमारी कर रहे हैं। उनको तमाम तरीकों की चीजें मिली थी, जिसके बाद एक साथ कई टीमों ने यहाँ पर छापा मारा है। किसी को भी भनक तक नहीं लगी और जो भी कंपनी में या कर्मचारी वहां पर अंदर है, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के ऊपर, इरफान है, इमरान है, जो बड़े मीट कारोबारी हैं, जो 1000 करोड़ रुपए का करीब व्यवसाय करते हैं, इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जो GST की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकल करके थोड़ी देर में सामने आएगी, क्योंकि साफ तौर पर इन जो मीट कारोबारियों के ऊपर जो 3 जिलों में कई जो निकल करके सब खबर आ रही है, वो संभल, बरेली और हापुड़ में बड़े मीट कारोबारियों के ऊपर कहीं ना कहीं ये रेड पड़ी है और बड़ी तादाद में इस पे अफसर शामिल है। एक और खबर आपको बता दें, ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि वो उत्तराखंड से आए हैं, उन्होंने घुसपैठ किया है, घुसपैठ का आरोप लगाया है उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ पर। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बोला है कि सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से CM योगी समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को अपने निशाने पर लेते हैं, सपा प्रमुख भी अपनी जवाबी बातों से कहीं ना कहीं उन पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो रिएक्शन समाजवादी पार्टी के प्रमुख का आया है इसको लेकर के, अब इस पर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बात कहते हैं या फिर नहीं कहते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक के दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।